नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। डेली एमसीक्यू क्लास के अंतर्गत आज की क्लास में हम लोग लगभग 25 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केवीएस, एनवीएस, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एंड सेकेंड ग्रेड एग्जाम तथा असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की क्लास में क्या क्या प्रश्न हैं। आज की यह क्लास भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत से लिए गए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और रिवीजन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं। तो क्लास स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। 1 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा उद्योग 8 प्रमुख उद्योगों के सूचकांक में शामिल नहीं है। 8 प्रमुख उद्योगों को क्या कहा जाता है? 8 प्रमुख उद्योगों को कोर उद्योग कहा जाता है। और कोर उद्योग में जो उद्योग शामिल हैं उसमें कोयला उद्योग, कच्चा तेल उद्योग, प्राकृतिक गैस उद्योग, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली या विद्युत को शामिल किया गया है। तो बिजली शामिल है, कच्चा तेल शामिल है और प्राकृतिक गैस शामिल है। फार्मास्यूटिकल्स नहीं शामिल है। तो 8 जो प्रमुख उद्योग हैं या कोर उद्योग हैं उसमें फार्मास्यूटिकल्स नहीं शामिल है, जो बी में दिया गया है। तो 1 का सही आंसर बी है। और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी जो बनाया जाता है, इस आईआईपी में 8 प्रमुख उद्योगों का योगदान जो है 40% है तथा इसके अलावा खनन, विनिर्माण एवं बिजली को आईआईपी में शामिल किया जाता है। खनन, विनिर्माण एवं बिजली को शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार से यह कुछ डिटेल थी क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। अगला 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न भारतीय अर्थशास्त्रियों में किसने मनरेगा की शुरुआत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? अमर्त्य सेन, जॉन ड्रेज, जगदीश भगवती, डॉक्टर विजय केलकर। तो ये जो अर्थशास्त्री हैं, इन अर्थशास्त्रियों में जॉन ड्रेज नामक अर्थशास्त्री ने मनरेगा के शुरुआत कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो बी ऑप्शन सही है। बाकी अमर्त्य सेन कल्याणकारी अर्थशास्त्र से संबंधित अर्थशास्त्री हैं। विजय केलकर अप्रत्यक्ष कर से संबंधित जो समिति बनाई गई थी उससे संबंधित हैं। और जगदीश भगवती भी पब्लिक फाइनेंस, लोक वित्त के संबंध में महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए हैं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा 2 नंबर क्वेश्चन का। अब मनरेगा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जान लेते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगर मनरेगा की बात की जाए तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट जो एक्ट है 2004 में लाया गया था भारत सरकार द्वारा। और अगर नरेगा ये आगे एम लगा दिया गया तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट ये पूरा हो जाएगा। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट, यह एक्ट 2004 में लाया गया था और सितंबर 2005 में एक्ट पारित हुआ। तथा मनरेगा या नरेगा की शुरुआत जो है 2006 से तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से की गई थी। तथा 2 फरवरी 2008 को मनरेगा जो है संपूर्ण भारत में लागू हो गया था। तथा 2 अक्टूबर 2009 को मनरेगा का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट या अधिनियम कर दिया गया। या कह सकते हैं महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कर दिया गया था। इसके अलावा अगर अन्य फैक्ट की बात की जाए तो प्रत्येक ग्रामीण परिवार के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में कम से कम 100 दिन का गारंटीड रोजगार प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तथा इस रोजगार में जो परिवार है वह परिवार की या 1/3 महिलाओं को भी शामिल किए जाने का प्रावधान है। संपूर्ण ग्राम रोजगार योजना तथा कार्य के लिए राष्ट्रीय अनाज योजना का मनरेगा में विलय कर दिया गया। अगर मनरेगा में व्यय के अनुपात की बात की जाए तो केंद्र का 90% व्यय होगा तथा राज्य सरकार का 10% व्यय का अनुपात है, अर्थात केंद्र और राज्य व्यय का अनुपात 90:10 है। और ग्राम पंचायत इस
स्कीम की क्रियान्वयन इकाई तथा परिवार लाभ प्राप्तकर्ता इकाई है। अगर मनरेगा के आवंटन की बात की जाए बजट में, तो बजट 2023-24 में जो मनरेगा का आवंटन था वह 60,000 करोड़ रुपए था, और 2024-25 में इसे बढ़ाकर 2024-25 अभी जल्दी ही 1 फरवरी को जो जारी हुआ था बजट, उसमें इसे बढ़ाकर 11% बढ़ाया गया है, 86,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। तो यह मनरेगा के संबंध में बजट में जो प्रावधान है, जितना आवंटन किया गया है, पिछले वर्ष जो यह आवंटन था 60,000 करोड़ रुपए था, इस वर्ष बढ़ाकर 11% यह कर दिया गया, 86,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। तो समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना 24 अगस्त 1972 में की गई थी। ये ऑप्शन सही है। अगला 4 नंबर क्वेश्चन, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत आय में से क्या घटाया जाता है। तो व्यक्तिगत प्रयोज्य आय प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत आय में से प्रत्यक्ष कर घटाया जाता है। तो व्यक्तिगत प्रयोज्य आय PDI बराबर होता है पर्सनल डिस्पोजल इनकम बराबर होता है व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर। व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर, व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय बराबर हो जाएगा व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर। अगर व्यक्तिगत आय की बात की जाए तो राष्ट्रीय आय प्लस हस्तांतरण भुगतान प्लस सामाजिक, राष्ट्रीय आय प्लस हस्तांतरण भुगतान प्लस में माइनस हो जाएगा सामाजिक सुरक्षा कटौती और माइनस निगम कर माइनस अवितरित कारपोरेट लाभ को रखा जाता है। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर जो है वह हो जाएगा प्रत्यक्ष कर। व्यक्तिगत आय प्राप्त करने के लिए, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत आय से प्रयोज्य आय प्रत्यक्ष कर को घटाया जाता है, व्यक्तिगत आय से प्रत्यक्ष कर को घटाया जाता है। तो ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन, कौन सा अर्थशास्त्री फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान अमेरिका और दुनिया को हिला देने वाले आर्थिक भूकंपों की श्रृंखला के लिए कुख्यात है। तो एलन ग्रीन स्पैन, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, घरेलू उर्वरक कंपनियों को कितनी यूरिया को नीम के साथ लोपित करना होगा। तो 75% हो जाएगा, 75% यूरिया को नीम के साथ लोपित करना होगा। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय बीज परीक्षण एवं फेडरल प्रयोगशाला कहाँ स्थित है। तो केंद्रीय बीज परीक्षण एवं फेडरल प्रयोगशाला जो है वह वाराणसी में स्थित है, बी सही है 7 का। अगला 8 नंबर, केंद्रीय बीज परीक्षण एवं फेडरल प्रयोगशाला की स्थापना हुई थी। तो केंद्रीय बीज परीक्षण एवं फेडरल प्रयोगशाला की स्थापना 2005 में की गई थी। अगला 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में सबसे बड़ा दाल उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत में सबसे बड़ा दाल उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। कृषि फसलों के अंतर्गत प्रमुख उत्पादक जो फसलें हैं उनके बारे में जान लेते हैं, कौन कौन सी फसलें क्या क्या हैं। जैसे मान लेते हैं चावल, गेहूँ, मोटे अनाज, मक्का, दाल, कुल खाद्यान्न, सोयाबीन, गन्ना, ये प्रमुख जो इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण फसलें हैं इनको जान लेते हैं। तो अगर चावल के उत्पादन की बात की जाए तो चावल के उत्पादन में भारत में अग्रणी राज्य पश्चिम बंगाल का है, सेकेंड नंबर पे उत्तर प्रदेश है और थर्ड नंबर पे पंजाब है। इसी प्रकार से गेहूँ के उत्पादन की अगर बात की जाए तो गेहूं के उत्पादन में अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश का है, सेकंड नंबर पे मध्य प्रदेश का है और थर्ड नंबर पे पंजाब का है। ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, तीनों राज्यों के क्रम इम्पॉर्टेंट हैं। चावल में पहले नंबर पे पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और थर्ड नंबर पे पंजाब है। गेहूं में पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश, तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश और चौथे नंबर पे पंजाब है। इसी प्रकार से मोटे अनाज की अगर बात की जाए, कुल मोटे अनाजों की अगर बात की जाए तो कुल मोटे अनाज में प्रथम स्थान कर्नाटक का है, दूसरा स्थान राजस्थान का है और तीसरा स्थान मध्य प्रदेश का है। 2023 को मोटे अनाज का वर्ष भी यूएनओ द्वारा घोषित किया गया था, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित किया गया था, यह भी ध्यान रखने की बात है। इसी प्रकार से अगर मक्का उत्पादन की बात की जाए तो मक्का उत्पादन में जो अग्रणी राज्य है वह है कर्नाटक पहले नंबर पे और सेकंड नंबर पे मध्य प्रदेश है। इसी प्रकार से दाल उत्पादन में पहले नंबर पे मध्य प्रदेश है और दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पे राजस्थान है। और कुल खाद्यान्न उत्पादन में पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, फिर अगला थर्ड नंबर राजस्थान। सोयाबीन उत्पादन पे महाराष्ट्र प्रथम क्रम में आ रहा है वर्तमान में, सेकेंड नंबर पे मध्य प्रदेश और थर्ड नंबर पे राजस्थान। और गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक है। अब इसी प्रकार से एक सरसों बचा है तो सरसों
आप लोग कमेंट करके बताइए सरसों के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सी सरसों के विभिन्न प्रकार हैं। प्रकार का मतलब हुआ सरसों की जो बीज हैं वह कौन से हैं, किस किस्म का कौन सी सरसों है, मोहर, पीली सरसों, टोरिया। तो यह तीनों हैं उपयुक्त तो सभी, डी सही है। अगला, भारत में सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो भारत में सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य जो है वह है मध्य प्रदेश। 12 का सही आंसर ए है। अगला 13 नंबर क्वेश्चन, एकाधिकार बाजार संरचना में विक्रेताओं की संख्या कितनी होती है। कुछ, बड़ी, 1, 2। तो कुछ फर्में जो हैं वह होती हैं अल्पाधिकार बाजार में, एकाधिकार बाजार में जो है विक्रेताओं की संख्या 1 होती है। एकाधिकार बाजार की विशेषताओं के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो अगर एकाधिकार बाजार की परिभाषा की बात की जाए तो एकाधिकार बाजार जिस बाजार में वस्तु का एक विक्रेता हो तथा क्रेता अधिक हो, ऐसी बाजार को एकाधिकार बाजार कहा जाता है। सिंपल, एक क्या हो, विक्रेता हो अर्थात बेचने वाला एक हो और खरीदने वाले अनेक हों, ऐसी बाजार को एकाधिकार बाजार कहा जाता है। एक विक्रेता होने से पूर्ति पर विक्रेता पूर्ण नियंत्रण रखता है। जब एक विक्रेता होगा बाजार में तो विक्रेता पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण रखेगा अर्थात प्रतिष्ठानापन्न वस्तु नहीं होगी बाजार में। तथा एकाधिकारी को वस्तु की कीमत या पूर्ति में से किसी एक पर नियंत्रण प्राप्त होगा, किसी एक पर, चाहे वह पूर्ति या कीमत में से किसी एक पर नियंत्रण प्राप्त करता है। गिफिन परिभाषा देते हुए क्या बताते हैं कि जिस बाजार में मांग की आड़ी लोच शून्य होती है उस बाजार को एकाधिकारी बाजार कहते हैं। गिफिन के अनुसार जिस बाजार में मांग की आड़ी लोच शून्य होती है उस बाजार को एकाधिकारी बाजार कहते हैं। इसी प्रकार चैम्बरलिन बताते हैं कि बाजार की वह दशा जहां केवल एक विक्रेता या एक फर्म होती है उसे एकाधिकारी प्रतियोगिता कहते हैं। रॉबिन्सन कहती हैं जिस बाजार में मांग की लोच इकाई से कम होती है उसे एकाधिकार बाजार कहा जाता है। अब अगर विशेषताओं की बात की जाए तो विशेषताओं में सिंपल, केवल एक विक्रेता होता है, मांग की ढाल लोच दृढ़ात्मक या इकाई से कम होती है, मांग की आड़ी लोच 0 होती है, स्थानापन्न वस्तु उपलब्ध नहीं होती है, वस्तु की पूर्ति पर विक्रेता पूर्ण नियंत्रण होता है। वस्तु की पूर्ति पर विक्रेता का पूर्ण नियंत्रण होता है। ध्यान रखने योग्य बात है कि एकाधिकार बाजार में वस्तु की पूर्ति पर विक्रेता का पूर्ण नियंत्रण होता है, एकाधिकारी बाजार में पूर्ति वक्र का अभाव होता है। दोनों जरूरी बातें हैं। पूर्ति पर विक्रेता का जब पूर्ण नियंत्रण होता है तो इसलिए क्या होता है, एकाधिकार में पूर्ति वक्र का अभाव होता है। एकाधिकार में क्या होता है, फर्म संतुलन को ही उद्योग का संतुलन माना जाता है। एकाधिकार में फर्म एवं उद्योग के बीच अंतर नहीं होता है। एक ही फर्म होती है जहां वही जो फर्म होती है वही उद्योग होता है और वस्तु की उत्पादन एवं पूर्ति एक ही होती है। तो यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि एकाधिकार बाजार में वस्तु की पूर्ति पर विक्रेता का पूर्ण नियंत्रण होता है तथा एकाधिकारी में पूर्ति वक्र का अभाव होता है तथा एकाधिकारी फर्म कीमत निर्माता होती है। कीमत निर्माता होती है और परफेक्ट कंपटीशन फर्म जो होती है वह कीमत निर्धारित करता होती है। कीमत निर्धारण बाजार परफेक्ट कंपटीशन में फर्म जो है परफेक्ट कंपटीशन में फर्म जो कीमत है फर्म या बाजार निर्धारित करती है और एकाधिकार में फर्म कीमत निर्माता होती है। फर्म का उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना होता है तथा फर्म एकाधिकार बाजार में वहीं पर कीमत निर्धारित करती है जहां पर उसका लाभ अधिकतम होता है और लाभ अधिकतम कहाँ होता है, जहां MC बराबर MR होता है वहां पर एकाधिकार में लाभ अधिकतम होता है। एकाधिकार में कीमत विभेदीकरण की विशेषता पाई जाती है। कीमत विभेदीकरण की विशेषता क्या है कि एक ही वस्तु के लिए उपभोक्ता से भिन्न भिन्न कीमत वसूल कर सकता है एकाधिकारी। अर्थात कह सकते हैं कि जब एकाधिकारी या विक्रेता अपनी एक ही वस्तु के लिए अलग अलग उपभोक्ता से भिन्न भिन्न कीमत वसूल करने में सफल हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, कीमत विभेद की रणनीति कहते हैं। जैसे अगर रेल किराए की बात की जाए तो सामान्य, जनरल, AC अलग अलग किराए वसूल किए जाते हैं तथा इसके अलावा एकाधिकार बाजार में मांग की ढाल जो है वह
ऋणात्मक होती है, लोच मांग की लोच इकाई से कम होती है और मांग की आड़ी लोच होती है और स्थानापन्न वस्तुएं नहीं होती हैं। इसी प्रकार से अगर एकाधिकारी चित्र के माध्यम से AR और MR के बीच संबंध की बात की जाए तो यह AR-D हो जाएगा और MR हो जाएगा। तो इसमें जहाँ पर MR 0 होगी वहाँ पर मांग की लोच इकाई के बराबर होगी। यही क्वेश्चन पूछा जाता है, जहाँ पर MR 0 होगी वहाँ पर मांग की लोच इकाई के बराबर होगी। यह पूछा जाता है मांग की लोच इकाई के बराबर कहाँ होगी, तो जहाँ MR 0 होगी वहाँ पर मांग की लोच इकाई के बराबर होगी। MR के धनात्मक होने पर मांग की लोच इकाई से अधिक होगी। तो MR जब यह धनात्मक है इस साइड में तो यह मांग की लोच इकाई से अधिक होगी और MR के ऋणात्मक होने पर मांग की लोच इकाई से कम हो जाएगी। यह मांग की लोच इकाई से कम होगी। तो जब MR 0 होती है तो मांग की लोच क्या होती है, इकाई के बराबर होती है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो यह कुछ महत्वपूर्ण बातें एकाधिकार बाजार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को कहा जाता है उदारीकरण, वैश्वीकरण, औद्योगिकरण, निजीकरण। तो सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को निजीकरण कहा जाता है। 14 का सही आंसर डी है। अगला 15 नंबर क्वेश्चन, भारतीय स्टेट बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था। तो भारतीय स्टेट बैंक को पहले ऑप्शन में देख लेते हैं, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय सरकारी बैंक, भारतीय सहकारी बैंक, सिंडिकेट बैंक, केनरा बैंक। तो भारतीय स्टेट बैंक को पहले इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था। लेकिन इंपीरियल बैंक कब बनाई गई और किन बैंकों को मिलाकर बनाया गया इंपीरियल बैंक, इसको भी जान लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो बैंक ऑफ बंगाल जिसकी स्थापना 1806 में हुई थी, बैंक ऑफ बम्बई जिसकी स्थापना 1840 में हुई थी और बैंक ऑफ मद्रास जिसकी स्थापना 1843 में हुई थी। तो बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बम्बई, बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों बैंकों का विलय करके 1921 में इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई और 1954 में राष्ट्रीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण बैंक जिसके अध्यक्ष AD गोरेवाला थे, इनके सुझाव पर जुलाई 1955 में इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया और इसका नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। इस प्रकार से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई तथा प्रथम राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंक SBI बना। अगर बैंकों के इतिहास पर नज़र डालें तो सबसे पहले 1398 में ग्रेट बैंक ऑफ एम्स्टर्डम की स्थापना हुई। 1420 ईस्वी में दी पुर्तगालीज बैंक की स्थापना हुई। 1637 ईस्वी में ब्रिटेन में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना हुई। 1770 ईस्वी में दी बंगाल बैंक ऑफ की स्थापना हुई जिसे अलेक्जेंडर कंपनी ने चलाया था। 1806 में बंगाल प्रेसिडेंसी बैंक या बंगाल और 1840 में मुंबई प्रेसिडेंसी बैंक और 1843 में मद्रास प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना हुई। 1856 में संयुक्त स्कंद कंपनी अधिनियम आया और 1865 में इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई। इलाहाबाद बैंक भारत की सबसे पुरानी बैंक थी। इलाहाबाद बैंक 2019 तक कार्य करती रही और 2020 में इलाहाबाद बैंक का विलय जो है किसमें कर दिया गया, इंडियन बैंक में कर दिया गया। तो इलाहाबाद बैंक 2019 तक कार्य करती रही और 2020 में इसका विलय जो है इंडियन बैंक में कर दिया गया। तो अगर सबसे पुरानी बैंक, भारत की सबसे पुरानी बैंक की बात की जाए तो भारत की सबसे पुरानी बैंक 1865 में स्थापित इलाहाबाद बैंक थी और आंशिक रूप से फर्स्ट बार भारतीयों द्वारा स्थापित बैंक जो है अवध कमर्शियल बैंक थी जो 1878 में स्थापित की गई थी, फैजाबाद में जिसका मुख्यालय बनाया गया था। और 1893 में PNB की स्थापना हुई और 1894 में PNB ने कार्य चालू किया था भारतीयों द्वारा। पूर्णतः स्थापित जो पहली बैंक थी वह पंजाब नेशनल बैंक थी। इसी प्रकार से 1921 में भी बता चुके हैं कि बंगाल, मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को जोड़कर इंपीरियल बैंक की स्थापना हुई। 1927 में केंद्रीय बैंक
स्थापित करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष यंग हिल्टन आयोग थे। 1929 में आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और 1934 में केंद्रीय बैंक जांच समिति का गठन किया गया। 1934 में समिति ने एक केंद्रीय बैंक की स्थापना का सुझाव दिया और 1934 में आरबीआई एक्ट के तहत 1935 में आरबीआई बैंक की स्थापना हुई तथा 1 अप्रैल 1935 से आरबीआई ने कार्य प्रारंभ किया तथा 1940 तक वर्मा 1948 तक पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कार्य किया। 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया। आरबीआई की प्रदत्त पूंजी जो है 5 करोड़ रुपए थी जो 100 रुपए के 5 लाख शेयरों में विभक्त थी। अब अगर आरबीआई के कार्यों की बात की जाए तो आरबीआई जो है बैंकों का बैंक है, मतलब बैंकों का बैंक है, सरकार का बैंक है, अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करती है, केंद्रीय निर्गमन करेंसी निर्गमन का एक अधिकार है, मौद्रिक नीति लागू करने का कार्य करती है, मुद्रा बाजार पर नियमन एवं नियंत्रण का कार्य करती है, विदेशी विनिमय पर नियंत्रण का अधिकार है, साख नियंत्रण का कार्य करती है, विभेदीकृत ब्याज योजना चलाती है तथा 1999 से क्या है केवाईसी की योजना आरबीआई द्वारा चालू की गई थी। आरबीआई का एक मुख्य कार्य जो है वह साख नियंत्रण का कार्य है और साख सृजन का कार्य जो है व्यापारिक बैंकों द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन प्रच्छन्न बेरोजगारी का आमतौर पर क्या मतलब है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब यह होता है जिसे छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं, जब किसी काम में जितने श्रमिकों की आवश्यकता होती है उससे ज़्यादा श्रमिक लगे हुए होते हैं, अर्थात जब श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता जो है वह शून्य होती है, तो ऐसी स्थिति को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है और कृषि क्षेत्र में यह बेरोजगारी देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से इसके ऑप्शनों में सीमांत उत्पादकता अनिवार्य रूप से शून्य होती है, सी ऑप्शन में दिया गया है, तो 16 का सही आंसर सी है। अगला 17 नंबर क्वेश्चन, कुटीर ज्योति योजना किससे संबंधित है? तो कुटीर ज्योति योजना जो है वह गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवारों को बिजली प्रदान करने से संबंधित है। 17 का सही आंसर सी है। अगला 18 नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत किस शहर में कौशल केंद्र का उद्घाटन किया गया? नोएडा, मुंबई, कोलकाता, रांची। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत नोएडा में कौशल केंद्र का उद्घाटन किया गया था। प्रधानमंत्री योजना के बारे में कुछ जान लेते हैं, डिटेल से जानकारी ले लेते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आने वाली है, एक ना एक क्वेश्चन मिलेगा। अगर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के स्टार्ट होने की बात की जाए तो इसका शुभारंभ जो है 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। मुद्रा अगर मुद्रा की बात की जाए, मुद्रा क्या है? तो माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी, जिसका गठन जो है कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था के रूप में किया गया था। ध्यान रखने योग्य बात है कि गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था के रूप में मुद्रा का गठन किया गया था। अब मुद्रा योजना के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। मुद्रा का गठन भारत सरकार द्वारा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की एक अनुषंगी इकाई के रूप में किया गया था और वर्तमान में मुद्रा की अधिकृत जो पूंजी है वह 1000 करोड़ रुपए है तथा चुकता पूंजी जो है 750 करोड़ रुपए है। मुद्रा सूक्ष्म उद्यमों को प्रत्यक्ष ऋण नहीं देता है, बल्कि यह उन संस्थाओं, वित्तीय, क्षेत्रीय, ग्रामीण, सहकारी बैंक एवं एनएफआईस को जो सूक्ष्म उद्योगों को वित्त प्रदान करते हैं का पुनर्वित्त पोषण करता है। मुद्रा सूक्ष्म उद्योगों को अधिकतम 10 लाख रुपए तक ऋण देता है। कितने से? 50,000 रुपये से लेकर 10 लाख रुपए तक का ऋण मुद्रा योजना के तहत दिया जाता है और मुद्रा योजना के तहत जो ऋण दिया जाता है वह 3 श्रेणियों में दिया जाता है। कौन कौन सी 3 श्रेणियां हैं? शिशु उद्यम के तहत ऋण दिया जाता है, किशोर, यहाँ से क्वेश्चन मिलता है एग्जाम में, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु, किशोर और तरुण। शिशु के अंतर्गत जो ऋण दिया जाता है वह 50,000 रुपये तक का दिया जाता है। किशोर के अंतर्गत जो ऋण दिया जाता है 50,000 से 5 लाख तक का और तरुण के अंतर्गत जो ऋण दिया जाता है वह 5 लाख से
10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है। तो इस प्रकार से सिडबी जो है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी मुद्रा योजना की अनुषंगी इकाई के रूप में कार्य करती है, जिसकी अधिकृत पूंजी जो है वह 1000 करोड़ रुपए और चुकता पूंजी जो है वह 750 करोड़ रुपए है। और मुद्रा का अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी है, जिसकी स्थापना 8 अप्रैल 2005 को भारत सरकार द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, आय की विषमताओं को कम करने के लिए किस कर का प्रयोग किया जाता है? तो प्रगतिशील कर का सहारा लिया जाता है आय की विषमताओं को कम करने के लिए। प्रतिगामी, प्रगतिशील और आनुपातिक यह कर के प्रकार हैं। क्या होता है, जैसे जैसे व्यक्ति की आय बढ़ती है, अगर कर की दर बढ़ती जाती है तो उसे क्या कहते हैं? प्रगतिशील कर कहते हैं। आय बढ़ने पर अगर कर की दर कम हो जाती है तो प्रतिगामी कर कहते हैं, और आय बढ़ने पर कर की दर अगर स्थिर रहती है तो उसे आनुपातिक कर कहते हैं। जैसे यह है, आय बढ़ने पर कर की दर अगर बढ़ती जा रही है तो इससे क्या कहेंगे? प्रगतिशील कर कहेंगे। जैसे आय 10 रुपये थी, 20 हो गई, 50 हो गई, कर की दर 2% थी, 4 हो गई, 5% हो गई, तो इसे क्या कहेंगे? प्रगतिशील कर कहेंगे। इसी प्रकार से अगर आय बढ़ने पर कर की दर क्या हो रही है? कम हो रही है, तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे प्रतिगामी कर। और आनुपातिक कर, आय बढ़ने पर कर की दर में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा तो आनुपातिक कर कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर सी हो जाए कि आय की विषमताओं को कम करने के लिए किस प्रकार का कर सहायक है? तो प्रगतिशील कर सहायक है। अगला 20 नंबर क्वेश्चन, भारत में वैट लागू करने की सिफारिश की थी? तो एल.के. झा समिति ने भारत में वैट को लागू करने की सिफारिश की थी, तो 20 का सही आंसर बी है। अगला 21 नंबर क्वेश्चन, निम्न चित्र प्रदर्शित करता है? तो यह चित्र जो है प्रेरित निवेश को प्रदर्शित करता है। बाकी स्वतंत्र निवेश जो है आय और रोजगार के स्तर से स्वतंत्र होता है, और यह प्रेरित निवेश आय एवं रोजगार के स्तर से प्रेरित होता है। तो यह जो है प्रेरित निवेश का आरेख दिखाया गया है। अगला है, व्यापार चक्र एक विशुद्ध मौद्रिक घटना है, यह कथन किसका है? पीगू, कलडार, हिक्स, हार्ट्रे। तो व्यापार चक्र एक विशुद्ध घटना है, यह कथन जो है हार्ट्रे का है। तो 20 का सही आंसर क्या है? 20 का सही आंसर डी है। अगला 21 नंबर, त्वरण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने त्वरक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो त्वरक सिद्धांत का प्रतिपादन क्लार्क द्वारा किया गया था। 20 का सही आंसर, वो 23 का सही आंसर है ए। अगला 24 नंबर क्वेश्चन, सी बराबर 5 + 0.75 y है, तो गुणक के का मान होगा? तो गुणक के बराबर हो जाएगा 1/1 - MPC। तो 1/1 - MPC 0.75 हो जाएगा, तो 1/10.25, तो ये दशमलव हटेगा, 0 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 25 से 100 को जब भाग करेंगे तो हो जाएगा 4 आंसर हो जाएगा। तो 4 सी ऑप्शन में दिया गया है, तो 24 का सही आंसर सी है। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हम लोगों ने कितना 24 प्रश्नों को सॉल्व किया, और यह प्रश्न हम लोगों ने डिटेल से सॉल्व किया है। तो 24 प्रश्नों के साथ साथ हर एक प्रश्न से हमें 2-3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, जिनके उत्तर जानने को मिले हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आगामी परीक्षा में मिलने की संभावना रहेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।